India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड काल में अनाथ बच्चों की अवैध गोद लेने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। गोद लेने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन गैरकानूनी को कहा गैरकानूनी, लिप्त एनजीओ पर कार्रवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ई समिति ने जारी किया लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियमों का मसौदा। स्ट्रीमिंग पर हितधारकों से मांगे सुझाव। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी पत्रकारों द्वारा दायर याचिका पर उसके बाद अपनी वेबसाइट पर वीसी लिंक साझा करना किया शुरू। मद्रास हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, मूर्तियों की पहचान, मरम्मत रखरखाव के लिए विरासत आयोग का किया गठन। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि गोद लेने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन गैर कानूनी है। कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है, क्योंकि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की भागीदारी के बिना किसी बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस अवैध गतिविधि में शामिल एजेंसियों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी एनजीओ को प्रभावित बच्चों की पहचान बताकर और उन्हें गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके नाम पर धन इकट्ठा करने से रोका जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश दिया, जिससे अदालत ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए शुरू किया था। नेशनल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कुछ बेईमान संगठन और व्यक्ति अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त हैं और धन की मांग के लिए सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। एडवोकेट शोभा गुप्ता ने एक संस्था वी द वीमेन ऑफ इंडिया की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें लोगों को अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उनमें से अधिकांश नकली हैं और किसी भी स्थिति में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA की भागीदारी के बिना किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया में इस तरह के पोस्ट के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 108 के तहत तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और ऐसे पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रभावित बच्चों के हित में चल रही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। पीठ ने कहा कि हम प्रभावित बच्चों के अवैध गोद लेने के बारे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट शोभा गुप्ता की चिंता को साझा करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। कोर्ट ने ये देखते हुए कि अधिकांश आबादी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों और अधिनियम के तहत
घोषित कल्याणकारी योजनाओं से अवगत नहीं है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसका व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की कानूनी कार्रवाई को भी सभी देख पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ई समिति ने अदालत की कार्रवाई के लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों का मसौदा जारी किया है और सभी हितधारकों से इनपुट, फीडबैक और सुझाव आमंत्रित किया है। आदर्श नियमों का ये मसौदा ई समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत भारत सरकार के न्याय विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ई समिति के अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों के मसौदे पर इनपुट और सुझाव मांगे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की समिति ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मॉडल नियमों का मसौदा जारी किया। इस कदम का मकसद ज्यादा पारदर्शिता, समावेशिता और न्याय तक पहुंच लाना है। नियमों का ये मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया था, जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज शामिल थे। मसौदा नियमों में स्पष्ट किया गया है कि वैवाहिक मामले, यौन अपराधों से जुड़े मामले, महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के मामले और अन्य मामले लाइव स्ट्रीमिंग के दायरे से बाहर होंगे। किसी कार्यवाही या उसके किसी अंश की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी जाए या नहीं, इसका फैसला पीठ का होगा। हालांकि पीठ का फैसला मुक्त और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया के सिद्धांत से निर्देशित होगा। समिति ने सभी पक्षकारों से इन मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मॉडल नियमों में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए संतुलित नियामक ढांचा उपलब्ध कराया गया है। मसौदा नियमों में कहा गया है कि अदालती कक्षों में 5 कोणों से कैमरे लगाए जाएंगे। नियमों के मुताबिक एक कैमरा पीठ की तरफ होगा, जबकि दूसरा और तीसरा वकीलों की ओर होगा, चौथा आरोपित की ओर होगा और 5वां गवाह की ओर होगा। अगर अदालत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुतिकरण प्रणाली का इस्तेमाल होगा तो इसकी अतिरिक्त फीड हासिल की जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक पीठ के अध्यक्ष जज को एक रिमोट कंट्रोल उपकरण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वो लाइव स्ट्रीमिंग को कभी भी रोक सकें। उल्लेखनीय है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट ने केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करने की बात कही थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 22 अप्रैल से नियमित अदालतें नहीं बैठेंगी। सर्कुलर में कहा गया था कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पार्टी इन परसमन मामलों की सुनवाई के लिए एक मेशनिंग अर्जी देंगे, जिसमें तत्काल सुनवाई का कारण दर्ज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। रेप की दोषी आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई है। राजस्थान सरकार की तरफ से दाखिल किए गए जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आसाराम के वकील ने कोर्ट से और समय की मांग की है। आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र वापस ले लिए। दोनों प्रार्थना पत्र आसाराम के उपचार की अनुमति से जुड़े थे, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष निगरानी याचिका लंबित होने से प्रार्थना पत्र वापस ले लिए गए। जोधपुर जेल में रेप मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। राजस्थान सरकार की तरफ से दाखिल किए गए जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आसाराम के वकील ने कोर्ट से और समय की मांग की। वहीं राजस्थान सरकार ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत का विरोध किया। दरअसल रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हेल्थ को आधार बनाकर आसाराम ने अंतरिम जमानत की मांग की है। कोरोना संक्रमण की वजह से बीमार आसाराम का इलाज एम्स में चल रहा था। आसाराम का कहना है कि इस पद्धति से इलाज उन्हें जचता नहीं है। आसाराम ने मांग की है कि उनका इलाज आयुर्वेद पद्धति से करवाया जाए। इसके लिए आसाराम ने अपना इलाज केरल के किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास या फिर जोधपुर के कड़वड़ आयुर्वेद अस्पताल में कराए जाने की मांग की थी। आसाराम 2013 में से जोधपुर जेल में सजा काट रहे हैं। बीमारी का बहाना व कई बार जमानत मांग कर चुके हैं।
आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में कोविड-19 समेत अन्य बीमारियों को इलाज के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एम्स अस्पताल से रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। वकील अनिल जोशी ने कहा था कि एम्स की तरफ से पेश आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट में उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं बताई गई है। सरकारी वकील ने कहा कि फिलहाल आसाराम का सिर्फ कोरोना संक्रमण का इलाज किया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन तक का आइसोलेट रहना अनिवार्य है। ऐसे में फिलहाल आसाराम को एम्स अस्पताल से कहीं भी नहीं भेजा जा सकता है। इस पर कोर्ट ने 21 मई को आसाराम की नई रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने अहमदाबाद मामले का हवाला देते हुए आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। आसाराम अपने ही आश्रम के नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आसाराम लंबे समय से हर तरकीब अपनाकर जमानत का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को 2 हफ्ते की अंतरिम हिरासत की जमानत दी गई है। छात्र को ये राहत 15 जून से शुरू होने जा रही परीक्षा के मद्देनजर दी गई है, जिसमें वे पढ़ाई करने और परीक्षा में बैठने के लिए 2 हफ्ते तक यहाँ के एक होटल में रहेगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने कहा है कि तन्हा के लिए बीए ऑनर्स फारसी पूरा करने के लिए 3 पूरक परीक्षाओं में बैठना आवश्यक है और ऐसे में अंततः उसे 13 जून की सुबह हिरासत जमानत पर छोड़ा जाए और 26 जून की शाम को जेल में वापस भी बुलाया जाए। इस दौरान तन्हा जेल के 2 सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में कालकाजी के एक होटल में उन्हें ठहराया गया और इस दौरान उन्हें होने वाले सारा खर्चा तन्हा ही वहन करेगा, जिसके लिए उसने रजामंदी दी है। बेंच ने कहा है कि अंतरिम हिरासत जमानत के दौरान आवेदक परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहपाठियों या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को बुलाने और मिलने नहीं बुलाया जाएगा और ऐसे में चूंकि परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगी, इसीलिए अदालत ने तन्हा से कहा है कि वह लैपटॉप, इंटरनेट और एक सामान्य मोबाइल फोन की व्यवस्था करें। इनकी जांच पहले पुलिस अधिकारी करेंगे और उसके बाद ही ये वस्तुएं तन्हा को सौंपी जाएंगी। हाईकोर्ट ने कहा कि तन्हा प्रतिदिन 10 मिनट के लिए अपने परिवार या वकील के साथ फोन पर बातचीत कर सकेगा। अंतरिम हिरासत जमानत की इस अवधि को जेल की सजा में शामिल माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को शारीरिक और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा एलजीबीटी समुदाय से संबंधित लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या यौन उन्मुखीकरण का चिकित्सीय इलाज करने या बदलने के प्रयासों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। वर्तमान मामले में न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी है और ऐसे में आपको बता दें कि माता पिता शिक्षक संघ की बैठकें माता पिता को एलजीबीटी समुदाय और लिंग गैर अनुरूप छात्रों के मुद्दों पर जागरूक करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि सहायक परिवारों को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज जीवन के सभी क्षेत्रों में एलजीबीटी समुदाय से संबंधित छात्रों को शामिल करने के लिए नीतियों और संसाधनों में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। एलजीबीटी समुदाय के बच्चों और वयस्कों के पक्ष में मद्रास हाईकोर्ट सामने आया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि थेरेपी के किसी भी रूप या तरीके में शामिल होने वाले संबंधित पेशेवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, जिसमें प्रैक्टिस का लाइसेंस वापस लेना भी शामिल है। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करने वाली 2 समलैंगिक महिलाओं द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए ये निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि एलजीबीटी लोगों को एक कमजोर माहौल में नहीं छोड़ा जा सकता जहां उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कोर्ट ने एलजीबीटी लोगों की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने स्वेच्छा से नैदानिक मनोवैज्ञानिक के साथ मनोशिक्षा सत्र किया और अपने पूर्वाग्रहों को दूर करने और समलैंगिक लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ बातचीत की। कोर्ट ने एलजीबीटी लोगों के मुद्दों को लेकर पुलिस, न्यायपालिका, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कई दिशा निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने 2019 में निर्देश दिया कि इंटरसेक्स बच्चों की सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव भी जारी किए गए। पहला, लिंग गैर अनुरूपता वाले छात्रों के लिए जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दूसरा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अकादमिक रिकॉर्ड पर नाम और लिंग का परिवर्तन किया जाए। तीसरा, प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए आवेदन पत्र में M और F लिंग कॉलम के अलावा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाना चाहिए। चौथा, LGBT कर्मचारियों को छात्रों के लिए काउंसलर की नियुक्ति की जाए और इनके द्वारा इनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान प्रदान किया जाए। सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समर्थन के समन्वय से सभी स्तरों पर न्यायिक अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और LGBT समुदाय से संबंधित लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए सुझाव सिफारिशें दें। LGBT समुदाय के खिलाफ होने वाले अपराधों से सुरक्षा और रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। तमिलनाडु राज्य के भीतर ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व वाले सभी संरचनाओं, स्मारकों, मंदिर, प्राचीन वस्तुओं की पहचान करना और जीर्णोद्धार, मरम्मत कार्यों आदि की निगरानी करना और उनका रखरखाव करने के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु राज्य और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 17 सदस्य विरासत आयोग का गठन करने का आदेश दिया है। एक बेंच ने प्राचीन और ऐतिहासिक मूल्य के स्मारकों, मंदिरों, मूर्तियों की सुरक्षा के लिए 75 निर्देश जारी किए हैं। किसी भी स्मारक, मंदिर, मूर्ति, चित्रों का कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन या मरम्मत जो या तो किसी केंद्रीय कानून या तमिलनाडु प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित है, विरासत आयोग की मंजूरी के बिना नहीं होंगे। विरासत आयोग तमिलनाडु राज्य के भीतर ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के साथ ही सभी संरचनाओं, स्मारकों, मंदिर, प्राचीन वस्तुओं की पहचान करेगा। ऐसे में स्मारकों की आयु के साथ ही एक सूची तैयार करेगा। उन्हें उनकी अवधि समूह जारी करने के भीतर वर्गीकृत करके राज्य को समय समय पर सलाह प्रदान करेगा। कोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले धार्मिक संस्थानों से संबंधित मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन का आदेश भी दिया है। महत्वपूर्ण रूप से आपको बता दें कि न्यायालय ने जिला स्तरीय समितियों को मंदिरों में सभी मूर्तियों का जायजा लेने का आदेश भी दिया है जो कि प्राचीन स्मारक या फिर प्राचीन के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे स्मारकों की एक सूची तैयार करते हैं, तस्वीरें लेते हैं और उन्हें कंप्यूटरकृत करते हैं। कोर्ट ने ASI और तमिलनाडु राज्य को मल्लापुरम में सभी स्मारकों के प्रबंधन और सुरक्षा के विशेष मल्लापुरम विश्व विरासत के क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का भी आदेश दिया है। केंद्र सरकार बुजुर्गों और विशेष रूप से विकलांगों और अपाहिज लोगों को घर पर ही वैक्सीन देने के लिए एक और 5 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष मंगलवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन की तुलना में नियर डोर टू वैक्सीनेशन उपयुक्त समाधान होगा और नियर टू डोर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स में सामुदायिक केंद्रों, स्कूल भवन और वृद्धाश्रम जैसे घर के करीब गैर स्वास्थ्य सुविधाओं में वैक्सीनेशन शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि उसने 27 मई 2021 को एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 मई को राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह को कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन प्रशासन पर 1 जून 2021 तक का समय दिया, जो कि उन नागरिकों के लिए डोर टू डोर नीति पर निर्णय लेने रही थी और जो लोग वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर्स पर नहीं आ सकते हैं। केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार नई दिल्ली में नीति आयोग में 25 मई 2021 को इसने डोर टू डोर वैक्सीनेशन के खिलाफ निम्नलिखित कारण का हवाला दिया है: समय पर और पर्याप्त तरीके से वैक्सीनेशन के बाद प्रतिकूल घटनाओं को संबोधित करना। दूसरा, वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक प्रत्येक लाभार्थी के अवलोकन का प्रोटोकॉल बनाए रखना। तीसरा, कोल्ड चेन बनाए रखना और वैक्सीन की कम बर्बादी सुनिश्चित करना। चौथा, समुदाय के अनुसूचित दबाव और समुदाय में सुरक्षा के मुद्दों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक्सपोजर। पांचवा ये है कि वैक्सीन लगाने वालों और मोबिलाइजरों में कोविड-19 संक्रमण का होने का खतरा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्वागत योग्य कदम आपको बता दें कि कानूनी पत्रकारों के लिए अपनी वर्चुअल अदालत की कार्रवाई का वीसी लिंक साझा करना शुरू कर दिया है। लिंक हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। कानूनी पत्रकारों और अधिवक्ताओं के साथ ही हाईकोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए दरवाजा कोर्ट का खटखटाया गया था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ताओं की प्रेस की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पत्रकारों मीडिया कर्मियों के रूप में वीसी या फिर फिजिकल सुनवाई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दिन में अच्छी तरह से स्थापित है और जैसा होता आया है या फिर यूं कहें कि जैसा वे होते हैं उसी तरह की रिपोर्टिंग भी करते हैं, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित एक पहलू है। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने इसके अनुसरण में कहा था कि मामला प्रशासनिक पक्ष में सक्रिय रूप से विचाराधीन है और ये भी संकेत दिया कि अदालत की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीसी लिंक की मांग करने वाले कानूनी पत्रकारों से कहते हुए कहा था कि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने जब देकर कहा कि इस मामले में एक अंतरिम आदेश पारित किया जाए जो लाइव रिपोर्टिंग में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकता है, तो पीठ ने कहा था कि आपको कौन रोक रहा है। संबंधित समाचार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख करने वाले 4 कानूनी पत्रकारों की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.